नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। दोस्तों, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट्स को पाने के लिए करें मेरे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ लाश गायब नॉवल का 5वां पार्ट। इसके बाकी के 4 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं लाश गायब नॉवल का 5वां पार्ट। मैं अपने कमरे तक खुद पहुंच जाऊंगी, ईला बोली। तुम भी जाओ। अजी, ये कहीं हो सकता है? सुनील बोला। हो सकता है। दरअसल एक बात और भी तो है। वो क्या? मुझे प्यास लगी है। अब अगर तुम अपने दर दौलत से किसी को प्यासा लौटा देना चाहती हो तो बात दूसरी है। ठीक है, आओ। रमाकांत को आंख मारते हुए सुनील ईला के साथ हो लिया। पीछे कार के पास खड़ा रमाकांत भुनभुनाता रहा और सुनील को पंजाबी में गालियां बकता रहा। सुनील ने ईला के साथ गेस्ट हाउस की लॉबी में कदम रखा। रात की उस घड़ी में लॉबी में सिर्फ एक मोमबत्ती सा टिमटिमाता बल्ब जल रहा था। ईला ने सीढ़ियों का रुख किया। सुनील उसके साथ हो लिया। सीढ़ियों में भी अंधेरा था। दोनों आगे पीछे सीढ़ियां तय करते हुए दूसरी मंजिल पर पहुंचे। ईला ने चाबी लगाकर 204 नंबर कमरे का ताला खोला और फिर दरवाज़ा खोलकर सुनील से पहले भीतर दाखिल हुई। उसने बिजली के 2-3 स्विच ऑन किए। तुरंत कमरे में ट्यूबलाइटों की दूधिया रोशनी फैल गई। सुनील ने भीतर कदम रखा। पाँव की ठोकर से उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। ईला सुनील की तरफ घूमी। एकाएक उसके होठों पर मौजूद मुस्कुराहट वहाँ से गायब हो गई और उसके नेत्र यूं फैले जैसे कटोरियों से बाहर निकल पड़ना चाहते हो। उसके दोनों हाथ उठकर यूं उसके सामने फैल गए जैसे वो अपने और सुनील के बीच एक सुरक्षात्मक दीवार खड़ी करना चाहती हो। फिर चीख पड़ने को उसका मुंह खुला। ईला पदमसी एक सोफे पर खड़ी थी। उसके हाथ एक दुपट्टे की सहायता से मजबूती से कलाइयों के पास एक दूसरे के साथ बंधे हुए थे। उसके पांव भी उसी प्रकार टखनों के पास बंधे हुए थे और एक स्टूल पर टिके हुए थे। उसके मुंह में कपड़ा ठूंसा हुआ था और वो भीतर भीतर लकी स्ट्राइक के कश लगाते कमरे में घूमते फिर रहे सुनील को देख रही थी। वो कमरा वास्तव में 1.5 कमरा था, जिसके साथ बाथरूम और टॉयलेट के अलावा एक छोटी सी किचन भी शामिल थी। छोटे कमरे में एक राइटिंग टेबल थी जिस पर एक बैंक की पासबुक पड़ी थी। उसने पासबुक खोलकर उसकी एंट्री पढ़ी तो पाया खाताधारी के नाम बैंक में कोई 62,000 रुपये जमा थे। राइटिंग टेबल के करीब ही एक ड्रेसिंग टेबल पड़ी थी जिस पर मेकअप के बेशुमार उपकरणों के अलावा 2 चीज़ें और थी जो दिलचस्पी से खाली नहीं थी। एक कॉन्टैक्ट लेंस रखने की डिबिया और उसके रख रखाव से संबंधित तरल पदार्थों वाली 2 शीशियाँ थी। दूसरी चीज़ बैंड के बने खोपड़ी के आकार के 2 विग स्टैंड थे, जिनमें से एक पर एक सुरमई रंग के बालों वाला विग मौजूद था, लेकिन दूसरा विग स्टैंड खाली था। उसने वार्डरोब का दरवाज़ा खोला। वार्डरोब में उसे निहायत आधुनिक और कीमती पोशाकों का अंबार दिखाई दिया। उसने 2-3 पोशाकों के लेबल पढ़े तो उन पर जेंड्राज ऑफ बॉम्बे लिखा पाया। उसने वार्डरोब के फर्श पर निगाह डाली। वहाँ कई जोड़े फैशनेबल जूते और सैंडलों के पड़े थे। उसने वार्डरोब बंद कर दी और वापस लड़की के पास लौटा, जो कि खामोशी से उसकी हर हरकत नोट कर रही थी। मुझे अफसोस है, सुनील धीरे से बोला, कि मुझे दोबारा इंपीरियल होटल की उस रात की ही तरह तुम्हारे साथ पेश आना पड़ा, लेकिन मैं भी क्या करूँ, चीख मारना तुम्हारा शौक मालूम होता है। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, अगर वादा करो कि चिल्लाकर कोई कोहराम खड़ा करने की कोशिश नहीं करोगी तो मैं अभी तुम्हें बंधन मुक्त कर सकता हूँ। बोलो, क्या कहती हो? उसने उत्तर न दिया। उसने केवल आग्नेय नेत्रों से सुनील की तरफ देखा। मेरा इरादा तुम्हें कोई चोट या नुकसान पहुंचाने का ना उस रात था और ना आज है। आज की तरह उस रात भी जो कुछ मैंने किया था मजबूरन किया था। ना करता तो या तो 3 मंजिले से कूदकर अपनी जान गंवाता और या पुलिस के हाथों पड़कर गिरफ्तार होता। मेरी ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत यही है कि किन्हीं गलत इरादों से मैंने तुम्हारा नाखून तक नहीं छुआ था। मैंने तुम्हारे साथ लेटे तुम्हारे बॉयफ्रेंड तक को नुकसान नहीं पहुंचाया था। मेरा यकीन जानो, मेरी वजह से तुम्हें हरगिज़ भी कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अब कहो तो मैं तुम्हें बंधन मुक्त करूं? उसने सहमति में सिर हिलाया। चिल्लाओगी तो नहीं? उसकी गर्दन इनकार में हिली। प्रॉमिस? उसने फिर इशारे से हामी भरी। प्रॉमिस ब्रेकर सू मेकर, समझ गई? उसने फिर सहमति जताई। सुनील ने उसके मुंह में ठूसा कपड़ा निकाल दिया और शशांक उसके सिरहाने खड़ा रहा। लड़की ने चिल्लाने की कोई नीयत ना दिखाई। इतना तो तुम समझती ही होगी कि अगर मेरा इरादा तुम्हारे साथ कोई बदफेली करने का होता तो मैं ऐसा कब का कर चुका होता। तुम चाहते क्या हो?
तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। बस? हाँ, तो फिर मेरे हाथ पांव भी खोलो। सुनील हिचकिचाया। यानी कि तुम्हारी जुबान पर कुछ और दिल में कुछ और है? ये बात नहीं, तो फिर हाथ पांव खोलने में हिचकिचा क्यों रहे हो? जब मैं तुम्हारा मुंह खोलने से नहीं हिचकिचाया तो? एग्जैक्टली, तभी तो कहती हूँ कि मेरे हाथ पांव भी खोलो ताकि मेरा तुम्हारी नीयत पर विश्वास बने। विश्वास से विश्वास हासिल होता है। मेरा विश्वास तुम्हें हासिल है। मैंने ना चिल्लाने का वादा किया था, मैं नहीं चिल्लाई हूँ। ठीक है। सुनील ने उसके हाथ पांव खोल दिए। वो कुछ क्षण अपने हाथ पांव मसलती रही और फिर बोली, अब मुझे हैरानी हो रही है कि तुम्हें पहचानने में मुझे इतनी देर क्यों लगी। मुझे तुम्हें क्लब में ही पहचान लेना चाहिए था। मुझे भी। वहाँ रोशनी नाकाफ़ी थी और धुएं और शोर शराबे की वजह से मेरा ध्यान नहीं था तुम्हें पहचानने जैसे किसी काम की तरफ। चलो, आखिरकार पहचान तो लिया ही हमने एक दूसरे को। तुम मेरे से क्या बातें कहना चाहते थे? सबसे पहले तो मैं तुम्हारी श्रीमती कलावती में खास दिलचस्पी की वजह जानना चाहता हूँ। वो हड़बड़ाई। अब ये ना कहना कि तुम्हारी उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इंपीरियल होटल में तुम बाकायदा उसकी जासूसी कर रही थी। अपने इसी मकसद की खातिर तुमने ऐन उसकी बगल का कमरा लिया था। कहो कि मैं गलत कह रहा हूँ। वो खामोश रही। मैं जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। कुछ क्षण वो फिर भी खामोश रही। मेरा पति, फिर एकाएक वो बोली, उसके साथ भाग गया था। अच्छा, कब? 5 महीने पहले। कहाँ हुआ ये हादसा? बम्बई में। काम क्या करता है तुम्हारा पति? म्यूजिशियन है। औरों के बैंड में साज बजाता था। अपना बैंड बनाने की ख्वाहिश रखता था, जबकि बम्बई में वो उस लड़की से टकरा गया था। फिर उसी ने उसे कोई ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि वो अपना म्यूजिशियन का काम छोड़ बैठा था और अपना बैंड ग्रुप खड़ा करने की फिराक में लग गया था। उस लड़की की ही किसी मदद से उसने अपना बैंड ग्रुप बना तो लिया था, लेकिन बम्बई के किसी भी होटल या डिस्को में वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में कामयाब नहीं हो सका था। इसी वजह से उसने बम्बई शहर छोड़ दिया था और यहाँ राजनगर आ गया था। तुम्हें बताकर? नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो किस फिराक में था। मुझे तो ठीक से उसकी नीयत की खबर तब लगी थी जबकि मुझे यहाँ से भेजी उसकी चिट्ठी मिली कि वो मेरे से तलाक चाहता था ताकि वो उस छोकरी से शादी कर सके। तुमने क्या किया? मैंने तलाक से साफ इनकार कर दिया। अपना घर उजाड़ कर किसी और का घर बसाने को मैं भला क्यों कर तैयार हो जाती। फिर जब अपने पति की नीयत मुझ पर जाहिर हो गई तो मैं भी यहाँ चली आई। यहाँ आकर मैंने इंपीरियल में उस लड़की की बगल वाला कमरा ले लिया ताकि मैं उस पर निगाह रख सकती। तुम उस पर निगाह क्यों रखना चाहती थी? एक तो यही जानने के लिए कि वो थी क्या भला। दूसरे, मुझे लगता था कि यूं आनन फानन मेरे पति की ज़िंदगी में आई कोई लड़की प्यार मोहब्बत के मामले में ईमानदार नहीं हो सकती थी। मैं चाहती थी कि लड़की की नीयत की कोई पोल मुझे मालूम हो जाती तो मैं उसे अपने पति पर खोलती और उसका मोह भंग होता। इसका मतलब तो ये हुआ कि बावजूद इसके कि तुम्हारा पति तुमसे तलाक लेना चाहता था, तुम्हारी उससे मोहब्बत बरकरार थी। हाँ, ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि मैं जज्बाती ज़्यादा हूँ और अपने पति से वाकई मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारा पति यहाँ राजनगर में अपना बैंड खड़ा करने में कामयाब हुआ था? हाँ, मैंने मालूम किया है कि हुआ था, लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिस क्लब के साथ उसके बैंड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो क्लब ही ना चला। क्लब बंद हो गई और उसके साथ ही उसके नए बैंड ग्रुप का भविष्य भी गड़बड़ा गया। आई सी। तुम्हारा पति अब कहाँ है? पता नहीं। और वो शख्स कौन था जिसे मैंने परसों रात तुम्हारे पहलू में लेटे पाया था? जिस पोशाक में मैंने तुम्हें बिस्तर में पाया था उसको मद्देनजर रखते हुए इतना तो कहा ही जा सकता है कि तुम्हारा कोई माँ आया तो रहा नहीं होगा। वो गुस्से से बोली, फिरोज था। फिरोज? फिरोज पदमसी, मेरा पति। तुम्हारा पति? आई सी। तूफान हमदम, जो शख्स परसों रात तुम्हारे पहलू में था, आज तुम्हें खबर नहीं कि वो कहाँ है? ऐसा क्यों? उसने उत्तर ना दिया। लगता है तुम अपने पति का मौजूदा अता पता बताना नहीं चाहती हो। यही समझ लो। वजह? मैं वजह भी नहीं बताना चाहती। जो शख्स तुमसे तलाक हासिल करना चाहता था वो परसों रात तुम्हारे पहलू में कैसे पहुंच गया? मेरे पहुंचाए पहुंच गया। एक बेवफा मर्द पर ऐसी मेहरबानी क्यों? वो परेशान था। उस लड़की की मौत का उसे भारी सदमा पहुंचा था, जिसकी वजह से वो अपने आप को शराब में गर्क किए दे रहा था। उसकी ऐसी दुश्वारी की घड़ी में उसे सहारा देना मैंने अपना फ़र्ज समझा, इसलिए तुम उसे अपने कमरे में ले आई। हाँ। वैसे वो कहाँ जाता? अपने कमरे में, जो कि इंपीरियल में ही था। नहीं, वो मेट्रो में ठहरा हुआ था। वो मेट्रो में क्यों नहीं गया? डरता था। किससे? पुलिस से। क्यों? पता नहीं। तुमने पूछा होता। मैंने पूछा था, उसने कुछ नहीं बताया था। मेम साहब,
तुम कोई खास मदद नहीं कर रही हो मेरी, तकरीबन सवालों का जवाब पता नहीं कहकर दे रही हो। वो खामोश रही। ऐसा कैसे चलेगा? पता नहीं। शाबाश, सुनील व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। वो परे देखने लगी। वो अलग क्यों रह रहा था? लड़की के साथ इंपीरियल में ही क्यों नहीं था वो? वजह मुझे नहीं मालूम। फिर भी सुनील जिद भरे स्वर में बोला, शायद लड़की ही शादी से पहले उसके साथ रहने को राजी ना हो। ये तो बड़ी ऊंची बात है, जो कि लड़की के बहुत चरित्रवान होने की तरफ इशारा करती है। हाँ, ऐसी लड़की को शादीशुदा मर्द की आशनाई और उसके साथ भाग जाना क्यों कर कबूल होगा? पहले उसे नहीं मालूम होगा कि फिरोज शादीशुदा था। मालूम हो जाने के बाद भी यारी बनी रही, आशनाई में फर्क ना आया। जाहिर है। वो एक क्षण टिटकी और फिर बोली, वो लड़की के कहने पर ही मेरे से तलाक लेने लगा होगा। लड़की ने शर्त लगाई होगी कि वो तभी उसकी हो सकती थी जबकि वो मेरे से तलाक लेकर उससे शादी कर ले। ये हो सकता है। जिस रात लड़की ने आत्महत्या की थी, सुनील ने नया सवाल किया, उस रात तुम्हारा पति कहाँ था? पता नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? ईला पदमशी। क्यों? शुक्र है, पता नहीं के अलावा भी कोई जवाब तुम्हारे मुंह से निकला। वो खामोश रही। लड़की से तुम्हारे पति के संबंधों की रूह में उसके आत्महत्या की होने का तुम्हारे पति के नए करियर पर कोई बुरा असर पड़ सकता था? भगवान के लिए पता नहीं के अलावा कोई और जवाब देना। शायद पड़ सकता हो। तुम्हें वाकई नहीं पता कि तुम्हारा पति कहाँ है? नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि वो मेट्रो में नहीं है। परसों रात वो तुम्हारे साथ था, तब वो तुम्हें कहाँ मिला था? कहीं तो वो रहा ही होगा जहाँ से कि तुम उसे अपने साथ लाई होगी। तब वो मुझे एक बार में विस्की में गोते लगाता मिला था। कौन से बार में? वो फिर खामोश हो गई। नूरे नज़र, तुम्हारे बताए बिना भी तुम्हारे पति को ढूंढ सकता हूँ तो ढूंढ लो। उसके स्वर में चैलेंज का पुट था। अच्छा, एक आखिरी बात और बताओ। वो भी पूछो, ये श्रीमती कलावती असल में कौन थी? मुझे नहीं मालूम। सच कह रही हो? हाँ, लेकिन मैं खुद भी जानना चाहती हूँ कि असल में वो कौन थी। तुम उससे कभी नहीं मिली? नहीं, बावजूद इसके कि तुम उसके बगल के कमरे में रहती थी और उस पर निगाह रखती थी। हाँ, मैंने उसे सिर्फ देखा था, कभी बात करने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसने आत्महत्या न कर ली होती तो शायद आगे होता। तुम्हारे पति को तो पता होगा कि असल में वो कौन थी। मेरे ख्याल से तो उसे कभी सूझा भी नहीं होगा कि असल में वो कलावती के अलावा कोई और हो सकती थी। तुम बार बार ये क्यों कह रहे हो कि असल में वो कोई और थी? एक तो इसलिए क्योंकि उसकी मौत के बाद उसका कोई सगा संबंधी सामने नहीं आया। दूसरे इसलिए कि किसी ने मोर्ग से उसकी लाश चुराने जैसा अजीबोगरीब काम किया। तुम्हें मरने वाली के किसी यार दोस्त, किसी वाकिफकार की कोई जानकारी हो? ना, शायद तुम्हारे पति को हो, उसकी वो जाने। तुम सिल्वर स्टार नाइट क्लब में हॉस्टेस हो। ये तुम्हारी नौकरी है या कोई और सिलसिला है? और सिलसिला क्या, नौकरी है। कितनी तनख्वाह की? 2000 की। 2000 की तनख्वाह के मुकाबले में तुम्हारा रहन सहन और रख रखाव तो बहुत बढ़िया है। क्या आमदनी का कोई और भी जरिया है? और जरिया क्या? जैसे तुम्हें मालूम नहीं। खबरदार, उसका मंतव्य समझकर वो गुस्से से बोली। खबरदार तो मैं हो गया, लेकिन मेरे सिर्फ खबरदार हो जाने से ये हकीकत थोड़ी ही बदल जाएगी कि आज की तारीख में तुम्हारे बैंक अकाउंट में 62,000 रुपये जमा है। वो सक पकाई, कुछ क्षण खामोश रही और फिर धीरे से बोली, तुमने मेरी पासबुक देखी मालूम होती है? दुरुस्त। वो रकम मेरी नहीं, उसमें मेरे सिर्फ 12,000 रुपये हैं। तो बाकी के 50,000 की रकम किसकी है? फिरोज़ की। मुझे छोड़कर जाने से पहले उसने वो रकम मुझे दी थी। वो फिरोज़ की अमानत है। वो तुम्हारा पति है। पति का माल पत्नी का भी होता है। उसने वो रकम किसी मिशन की खातिर कहीं से मुहैया की मालूम होती है, शायद अपना खुद का बैंड खड़ा करने के लिए। वो तो अभी तुमने कहा कि वो उस रकम के बिना भी खड़ा कर चुका है, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था। उसे उस रकम की अभी भी ज़रूरत हो सकती है। जो शख्स तुम्हें तलाक देना चाहता है, उसके माल के साथ ऐसी ईमानदारी? वो मुझे तलाक नहीं देगा। वो दृढ़ स्वर में बोली। वो लौटकर मेरे पास ही आएगा। क्योंकि तलाक की वजह ख़त्म हो गई, क्योंकि वजह ने आत्महत्या कर ली है। कुछ भी समझ लो। तुम विग लगाती हो? वो चौंकी। इसमें चौंकने की क्या बात है? मेरे ख्याल से तो तुम इस वक्त भी विग लगाए हुए हो। ये विग ऐसा नहीं जिसके लगाए होने की इतनी आसानी से भांपा जा सकता। यकीनन ऐसा नहीं है। मुझे तो एक बार भी शक नहीं हुआ था कि तुम विग लगाए हुए हो। मैं तो इन्हें तुम्हारे असली बाल ही समझता रहा था। फिर कैसे पता लगा? तुम्हारे ड्रेसिंग टेबल पर पड़े 2 विग स्टैंडों को देखकर। एक पर विग था, दूसरा खाली था। दूसरा विग जरूर तुम इस वक्त पहने हुए हो, ठीक? उसने सहमति में सिर हिलाया। दरअसल वो बोली,
विग भी मेरी सलमे सितारों वाली पोशाकों की तरह मेरे कॉस्ट्यूम का एक हिस्सा है। इस तरह क्लब में रेगुलर आने वालों को और मुझे हमेशा देखने वालों को भी मेरे में नयापन दिखाई देता है। कॉन्टैक्ट लेंस भी इसलिए लगाती हो? नहीं, वो तो मेरी निगाह कमज़ोर है। चश्मे वाली हॉस्टेस को कौन पसंद करेगा? कॉन्टैक्ट लेंस लगाना मेरी मजबूरी है। सुनील कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने सिगरेट को एस्ट्रे में मसल दिया और उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी जेब से अपना एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे इला की गोद में डाल दिया। अपने पति का पता नहीं बताना चाहती हो तो ना सही, वो बोला, लेकिन इतना तो कर ही सकती हो कि जब वो तुम्हें मिले तो उसे मेरा ये कार्ड दे देना और कह देना कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। फिर उसकी मर्जी होगी तो वो मुझसे मिल लेगा। इतना तो ठीक है? ईला ने सहमति में सिर हिलाया। उसने गोद में से कार्ड उठाकर पढ़ा। तुम जर्नलिस्ट हो? वो बोली। हाँ, क्यों? मैं तो कुछ और ही समझी थी। तुम क्या समझी थी? भेलपुरी बेचने वाला? सच में ही भेलपुरी बेचने वाला? वो खामोश रही। चलो इतना ही बता दो कि कुछ अच्छा समझी थी कि बुरा? बुरा। शुक्र है। तो अब जबकि तुम्हारा ख्याल गलत साबित हो गया है तो अब बताती हो अपने पति का पता? उसने इंकार में सिर हिलाया। ओके, सी यू अगेन, सी यू अगेन माई ड्रीम बोट। सुनील वहां से विदा हो गया। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। उस वक्त रात के 2 बजे थे। क्लब कब की बंद हो चुकी थी। अधिकतर बत्तियां बुझाई जा चुकी थी, लेकिन रमाकांत तब भी बार में बैठा विस्की पी रहा था और मुर्गा चबा रहा था। सुनील उसके सामने बैठ गया। उसने रमाकांत की प्लेट में से मुर्गे की एक टांग उठाने की कोशिश की तो रमाकांत ने जोर से उसके हाथ पर हाथ मारा। उसने विस्की की बोतल की तरफ हाथ बढ़ाया तो भी रमाकांत ने अपना वही एक्शन दोहराया। क्या बात है? सुनील शिकायत भरे स्वर में बोला। इतने ताव में क्यों आ रहे हो? तुझे नहीं पता? रमाकांत आंखें निकाल कर बोला। नहीं पता। पता होता तो पूछता। मायवा, मैं तेरा ड्राइवर हूँ। वो तो मैं मजाक कर रहा था। क्यों मजाक कर रहा था? भूतनी दया, कुड़ी के सामने मेरी पॉलिश उतार दी। वो ज़रूरी था। क्यों ज़रूरी था? क्योंकि वो लड़की वही थी परसों रात को इंपीरियल में पुलिस से बचने के लिए मैं जिसके बिस्तर में घुसा था। रमाकांत सक पकाया। ये बात? रमाकांत संदिग्ध भाव से बोला। तुझे तब मालूम थी ये बात जब तू उसके साथ कार में बैठा था? हाँ, सुनील ने साफ झूठ बोला। तभी तो मैं उसे घर छोड़ने जा रहा था ताकि मैं उसके घर की तन्हाई में उसे शीशे में उतार पाता। ओह, कोई बात बनी? कोई बनी, कोई नहीं बनी। मुझे बता क्या हुआ था। नहीं, पहले चुस्की मार, कुकड़ी चबा। कैसे चुस्की मारूं? कैसे कुकड़ी चबाऊं? अपने माल को तो तुम हाथ भी नहीं लगाने दे रहे हो। कीड़ा मायवा रोक रहा है। सुनील ने बड़े इत्मीनान से रमाकांत की तरफ उंगली उठा दी। रमाकांत हड़बड़ाया। उसने जोर से थूक निकली और फिर बड़ी तत्परता से सुनील के लिए पैक बनाने लगा। फिर बड़ी मनुहार से उसने सुनील के हाथ में एक गिलास और दूसरे में मुर्गे की टांग थमाई। चीयर्स, वो बोला। चीयर्स, सुनील बोला। आज बाटली पर कुछ ज़्यादा ही जोर है तुम्हारा। रोज़ ही होता है प्यारे हो, रमाकांत लापरवाही से बोला। आज खांसी ज़्यादा है। आज कई शिफ्टें जो लग गई प्यारे हो। यहाँ से पी के चले थे, उस साली सिल्वर स्टार नाइट क्लब में फिर पी ली। तो फिर यहाँ आकर नहीं पीनी थी? तुमने छोकरी के सामने मुझे ड्राइवर कहकर मेरी तौहीन ना की होती और उसे खुद ना ले उड़े होते तो शायद ना पीता। झूठ। सच्ची प्यारे हो, आज एक बात बताओगे? 2 पूछो प्यारे हो। तुम डट के विस्की पीते हो, डट के मुर्गी चबाते हो, डट के सिगरेट फूंकते हो। कभी तुमने अंजाम का खौफ नहीं खाया? रमाकांत ने तुरंत उत्तर ना दिया। उसने विस्की का एक घूंट पिया, 4 मीनार का एक लंबा कश लगाया और मुर्गे का एक टुकड़ा चबाता हुआ बोला, इसका एक किस्सा है प्यारे हो, सुनोगे? ज़रूर सुनूंगा। पिछले साल एक रोज़ क्या हुआ कि एकाएक मेरी छाती में बड़े ज़ोर का दर्द उठा। घबराहट होने लगी, ठंडा पसीना आने लगा। मैंने अपने डॉक्टर को फ़ोन करवाया तो वो मिला नहीं। बौखलाहट में मैंने खुद गाड़ी निकाली और विक्टोरिया अस्पताल पहुंच गया। वहाँ एक नौजवान एमडी डॉक्टर था, डॉक्टर भटनागर, जिसने कि मेरा मुआयना किया, ईसीजी करवाया, हाथ के हाथ ब्लड के कई टेस्ट करवाए, मेरी उम्र पूछी, वजन कराया, कद नापा और बड़ी फिक्र में गर्दन हिलाते हुए मेरे खान पान की बाबत सवाल किए। बोला, विस्की पीते हो? मैंने कहा रोज़, कम से कम 8-9 पैक। बोला, सिगरेट पीते हो? मैंने कहा खूब, कम से कम 6 पैकेट 4 मीनार। बोला, नॉनवेज खाते हो? मैंने कहा आदमी खा जाने से गुरेज नहीं करता। बोला, कोई एक्सरसाइज करते हो? सुबह उठकर दौड़ लगाते हो? मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में आज तक सुबह तो क्या, दोपहर नहीं देखी, और दौड़ना तो दूर की बात है, कभी चला तक नहीं। पहले वो डॉक्टर भौचक्का सा मेरा मुंह देखता रहा, फिर उसने ऐलान किया कि मैं तो मौत के कगार पर खड़ा था। मुझे तो दिल का दौरा पड़े ही पड़े। बकौल उसके मेरा ब्लड प्रेशर हाई था।
मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई था, मेरा इस्नोसिफल लेवल हाई था, मेरा वज़न ज़्यादा था, मेरा ये खराब था, मेरा वो गलत था, और मैं तो हार्ट अटैक के लिए एकदम तैयारशुदा केस था। प्यारे, मेरे छक्के छूट गए। एक बारगी तो त्रिलोक नज़र आ गया। मैंने पूछा मैं क्या करूं? डॉक्टर बोला परहेज़ करो, खान पान का कंट्रोल करो, अपने आप को ऑर्गेनाइज करो, विस्की छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते तो 2 पैक से ज़्यादा ना पियो, सिगरेट तो कतई छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते तो 5-7 से ज़्यादा ना पियो, रेड मीट की यानी कि चिकन के, बकरे के, सॉसेज सलामी वगैरह के तो करीब भी ना जाओ, नॉनवेज खाना हो तो थोड़ी बहुत मछली खा लो, और कोई आधी दर्जन दवाइयाँ जो उसने मुझे लिख कर दी रेगुलरली खाओ, और अगले हफ्ते फिर आकर दिखाओ। प्यारे, बहुत ही दहशत खाकर तुम्हारा ये यार घर लौटा। मैंने पूरा हफ्ता वही कुछ किया जो कि डॉक्टर ने कहा। विस्की के नाम पर यूँ समझो कि दाढ़ गीली की, सिगरेट के नाम पर सिर्फ तंबाकू सूंघा, मीट मुर्गा तो क्या फिश भी ना खाई, रो धोकर रोज सुबह मुंह अंधेरे उठा और सैर करने गया, नियम से दवा खाता रहा। रमाकांत सिगरेट का कश लगाने को ठिठका। फिर सुनील उत्सुक भाव से बोला। फिर हफ्ता पूरा होने पर मैं फिर विक्टोरिया अस्पताल पहुंचा। मैं डॉक्टर भटनागर के कमरे में पहुंचा तो मैंने वहां किसी और ही डॉक्टर को बैठा पाया। मैंने डॉक्टर भटनागर के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसकी तो 2 दिन पहले मौत हो गई। मैं बहुत हैरान हुआ। वो डॉक्टर तो इतना सुलखना पुत्तर था कि ना विस्की पीता था, ना सिगरेट पीता था, ना नॉनवेज खाता था। एकदम टकसाली सिक्के जैसा चौकसी हेल्थ थी उसकी। उसको कैसे मौत हो गई? पता लगा कि ड्यूटी ख़त्म करके अस्पताल से बाहर निकला था, सड़क पार कर रहा था कि एक बस के नीचे आ गया था। ओह प्यारे, वो खबर सुनते ही जानते हो मैंने क्या किया? क्या किया? मैंने अपनी दवाइयों का नुस्खा वहीं फाड़ कर फेंका। वापस क्लब में आया, किचन से 4 टियर वाली हैम सैंडविच मंगाई, अमरीक सिंह काले बिल्ले की नई बोतल खोली, 4 मीनार का नया पैकेट खोला और फिर हो गया शुरू। मैंने सोचा कि जो डॉक्टर कुछ गलत नहीं करता था वो मर गया तो मेरा मर जाना क्या बड़ी बात थी। अगर मरना ही था तो खाता पीता तो मरूं। मायावा, जी मार के जीना भी कोई जीना है? सुनील खामोश रहा। प्यारे, मौत से दहशत खाकर जीना तो जीते जी मर जाने जैसा हुआ। कितनी सावधानियां बरत सकता है कोई मौत से? मौत तो 1000 तरीकों से आ सकती है। कल फर्नांडो अपने चमचों के साथ यहाँ घुस आया था। हो सकता था वो हम सबको गोली मार जाता। वॉर छिड़ सकती है और सबसे पहले राजनगर का यही इलाका तबाह हो सकता है। भूचाल आ सकता है, बिजली गिर सकती है, तूफान आ सकता है, उग्रवादियों का हमला हो सकता है। मौत आने का कोई पता लगता है क्या? वो कहा है ना किसी शायर ने कि आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। दोबारा कभी तुम्हारी छाती में दर्द नहीं हुआ? ठंडा पसीना नहीं आया? घबराहट नहीं हुई? सब कुछ होता है, तुम उसे नज़रअंदाज कर देते हो। नहीं, डॉक्टर को बुलाता हूँ, उसकी दी गोली खाता हूँ। वो परहेज को कहता है तो मेरा जवाब होता है कि चाचा जी 1 गोली और लिख दो, परहेज को ना कहो। वो मान जाता है? वो भी नहीं मानता, मैं भी नहीं मानता। गाड़ी चल रही है। रमाकांत, तुम बहुत बुरी मौत मरोगे। मौत तो बुरी ही होती है प्यारे, कोई अच्छी मौत भी होती है, लेकिन खामखा मौत को दावत देना कहाँ की समझदारी है? अव्वल तो मैं मौत को दावत नहीं दे रहा हूँ तो मौत ने मेरी दावत अभी तक तो कबूल नहीं की है। कर भी लेगी तो रोना किस बात का? आखिर मौत तो वैसे ही आनी है जैसे लिखी होगी। सांसें तो उतनी ही आनी है जो हिसाब में दर्ज है। और फिर 100 बात की एक बात प्यारे, वो डॉक्टर भटनागर, भगवान उसकी आत्मा को शांति बख्शे, तो 1 साल पहले मुझे हार्ट अटैक के लिए तैयारशुदा केस बता रहा था। मुझे अभी तक उसका वो हौलनाक फिक्रा याद है जिसने 1 हफ्ता मेरे छक्के छुड़ाए रखे थे। उसने कहा था, मिस्टर मल्होत्रा, यू आर अ राइप केस फॉर हार्ट अटैक। प्यारे, वो जिंदा नहीं है, मैं जिंदा हूँ। लेकिन अब छोड़ो ये किस्सा, ये बताओ उस लड़की के साथ कैसी हुई थी? सुनील ने इला पदमसी से हुआ अपना वार्तालाप दोहराया। ओह, बात सुनकर रमाकांत बोला, यानी कि इस लड़की का हस्बैंड भी इस ड्रामे का अहम किरदार हो सकता है। हाँ, लेकिन उसे तलाश कैसे किया जाए? एक तरीका है मेरी निगाह में, लेकिन वो कल शाम को सिल्वर स्टार नाइट क्लब खुलने से पहले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मतलब? वहाँ के बैंड में एक म्यूजिशियन था जिसे कि मैंने पहले सेक्साफोन और फिर ट्रम्पेट बजाते देखा था। उसकी ईला पदमशी में भी खास दिलचस्पी दिखाई देती थी। होटल इंपीरियल के फ्लोर वेटर ने भी जिस काले फ्लैट हैट वाले का जिक्र किया था वो हाथ में इंस्ट्रूमेंट केस लिए वहां आता देखा गया था। हो सकता है सिल्वर स्टार नाइट क्लब का वही म्यूजिशियन फिरोज पदमसी हो। सत्य जावा, रमाकांत व्यंग्यपूर्ण स्वर में बोला। मैंने कहा है हो सकता है, सुनील चिढ़कर बोला। जब उस शख्स की तलाश का कोई और जरिया सामने नहीं तो उस म्यूजिशियन को टटोलने में कोई हर्ज है? मायावे, अन्य कुत्ते हिरणादे शिकारी।
तुम्हें नशा हो गया है, इस वक्त तुम्हारी अकल काम नहीं कर रही। पागल हुआ है, नशे में ही तो मेरी अकल काम करती है। फिर तुम ये क्यों भूल रहे हो कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारी खातिर हो रहा है। इस बार तुम मेरा काम नहीं कर रहे हो, मैं तुम्हारा काम कर रहा हूँ। मैं कहाँ भूल रहा हूँ, रमाकांत हड़बड़ाया। नहीं भूल रहे हो तो उठकर कोई हाथ पाँव हिलाओ। इस वक्त कौन से हाथ पाँव हिलाओ? जॉर्ज टाउन चलो। जॉर्ज टाउन चलूँ? वहाँ क्या है? वहाँ वो कब्रिस्तान है जहाँ जोरी ने मुर्दा गाड़ी का वो लेफ्ट हैंडर ड्राइवर खोज निकाला है जिसकी हमें तलाश थी। ओह, लेकिन प्यारे हो, इस वक्त जोरी ने कहा था उसकी ड्यूटी रात की होती है, सवेरे वो नहीं मिलने का। लेकिन फिर भी ठीक है, सुनील उठता हुआ बोला। इतनी रात को शहर में धक्के खाते फिरने का मुझे भी शौक नहीं। मैं सोता हूँ जाकर, परसों शाम को जागूंगा तो आगे की सोचेंगे। परसों शाम को? रमाकांत सक पकाया। और क्या, कोई रात तो सोऊं या नहीं? तुमने जब से मुझे उस लाश के पीछे दौड़ाया है, सारी रात कवायद करते गुजर जाती है और खुदों की लंबी तान कर सोए रहते हो। कितने प्यारे हो, बस मुश्किल से एक झपकी ले पाता हूँ 7-8 घंटे की। 7-8 घंटे की नींद झपकी होती है? झपकी से ज़रा ज़्यादा सही, लेकिन अब तुम चलते हो या मैं चलूँ? चलते हैं प्यारे हो। तुम यूँ करो, जोरी को बुला लो। जॉर्ज टाउन में एक कब्रिस्तान पता नहीं कहाँ है, वो साथ होगा तो पहुँचने में दिक्कत नहीं होगी। वो जाग रहा होगा? नहीं जाग रहा होगा तो जाग जाएगा। तब तक ज़रा मैं इस बोतल की नब्ज़ देखता हूँ। ठीक है। जोहरी का कमरा क्लब के पिछवाड़े में था। सुनील को उसे जगाने में कोई दिक्कत ना हुई। वो तुरंत उठकर सुनील के साथ हो लिया। सुनील जोहरी के साथ वापस लौटा तो उसने रमाकांत को क्लब की पोर्टिको में खड़ा पाया। बोतल में बची हुई विस्की में उसने सोडा डाल लिया था और वो उसके दाएं हाथ की एक उंगली में फंसी लटक रही थी। मुंह में फंसी उंगली के सहारे लटकी जैसे धीरे धीरे बोतल झूल रही थी, वैसे ही रमाकांत अपने पैरों पर आगे पीछे झूल रहा था। रमाकांत के इशारे पर जोहरी कार की ड्राइविंग सीट पर बैठा और रमाकांत और सुनील पीछे सवार हो गए। कार जॉर्ज टाउन की तरफ रवाना हुई। सारे रास्ते रमाकांत यूं बोतल को चुसकता रहा जैसे उस पर उसकी जिंदगी का दारोमदार हो। एक बार उसने सुनील को बोतल ऑफर की तो सुनील ने बड़ी दृढ़ता से इनकार कर दिया। जॉर्ज टाउन के कब्रिस्तान पहुंचने तक रमाकांत ने बोतल में एक बूंद भी न छोड़ी। उसने बड़ी हसरत भरी निगाह से खाली बोतल को देखा और फिर उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। कब्रिस्तान के इलाके में रात के उस वक्त पत्ता नहीं खड़क रहा था। कब्रिस्तान के लोहे के जंगले में एक फाटक था जिसके पहलू में एक छोटी सी एक मंजिला इमारत थी। उस इमारत के बरामदे में जलता एक मरगिल्ला सा बल्ब वहाँ प्रकाश का इकलौता साधन था। बरामदे के पीछे एक बंद दरवाज़ा और खिड़की थी। खिड़की के पल्ले शीशे के थे जिनमें से भीतर प्रकाश का आभास मिल रहा था। जोहरी ने हौले से फाटक को धक्का दिया। फाटक भीतर से बंद नहीं था। वो अजीब सी आवाज़ करता हुआ खुल गया। तीनों भीतर दाखिल हुए। वो भीतर होगा, सुनील संदिग्ध भाव से बोला। कमरे की बत्ती तो जल रही है, जोहरी बोला। तीनों बरामदे में पहुंचे। आवाज़ लगाओ, सुनील बोला। ग्रेगरी, जोहरी ने आवाज़ लगाई। ग्रेगरी। कोई उत्तर ना मिला। दरवाज़ा खटखटाओ, जोहरी ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा तो खुला है, फिर एकाएक वो बोला। झिझकते हुए उसने दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया। ग्रेगरी, जोहरी ने फिर आवाज़ लगाई। फिर एकाएक उसके मुंह से एक सिसकारी निकल गई। क्या हुआ? सुनील बोला। जोहरी एक तरफ हट गया। उसने अपने सामने संकेत किया। कमरे के फर्श पर मेज़ के करीब एक मानव शरीर लुढ़का पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था और उसमें से खून बह बहकर फर्श पर जमा हो रहा था। वो अधेड़ आयु का व्यक्ति था और उसके खिजाब से रंगे बालों की सफ़ेद जड़ें उस हालत में भी साफ दिखाई दे रही थी। यही है ग्रेगरी, जोहरी धीरे से बोला। ऊँघता ऊँघता रमाकांत भी तब तक चौकन्ना हो गया था। इसका गला कटे, वो बोला। ज़्यादा देर तो नहीं हुई लगती। सुनील ने झुककर लाश का मुआयना किया। उसने उसकी नंगी कलाई को छुआ। जिस्म ठंडा पड़ा है, वो बोला। खून जितना बहना था बह चुका है। इस हिसाब से 1-1.5 घंटे से ज़्यादा इसे मरे हो चुका है। करारा वार किया है किसी ने गले पर। सिर धड़ से अलग होने से बाल बाल ही बचा है। किसकी करतूत होगी ये? जाहिर है उसी शख्स की जिसने कि इसकी मदद से मोर्ग से लाश गायब की थी। ये शख्स उसकी पोल खोल सकता था, इसलिए उसने उसका काम तमाम कर दिया। उसे मालूम कैसे हुआ होगा कि पुलिस को इसकी तलाश थी? क्या पता कैसे मालूम हुआ होगा। सुनील उठकर सीधा खड़ा हुआ। उसने देखा मेज़ पर वो रजिस्टर पड़ा हुआ था जिसमें कब्रिस्तान में दफनाए गए मुर्दों का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता था। उसने रजिस्टर को आखिरी लिखे हुए पन्ने पर से खोला। उसने देखा शुक्रवार 5 नवंबर की तारीख में रजिस्टर में 2 प्रविष्टियां थी। एक नाम किसी 62 वर्षीय जॉर्ज पैट्रिक का था जो कि अपने जीवन काल में रौनक बाजार में रहता था। दूसरा नाम 25 वर्षीय जूली ब्राउन का था
जिसके पते के स्थान पर 22 हरनबी रोड लिखा था। रजिस्टर में वही 2 आखिरी प्रविष्टियां थी। लाश शुक्रवार रात को मोर्ग से चोरी की गई थी, सुनील बोला, और अभी तक गायब है। लाश को हमेशा के लिए गायब करने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था कि उसे यहाँ कहीं दफन कर दिया जाता, जबकि इस काम के लिए रेडीमेड मददगार भी इस ग्रेगरी की सूरत में उपलब्ध था। इसकी रात को यहाँ ड्यूटी होती है और साफ दिखाई दे रहा है कि रात को इसके अलावा यहाँ कोई और नहीं होता। इन हालात में गायबशुदा लाश को यहाँ दफना देना क्या मुश्किल काम रहा होगा, क्या मुश्किल काम रहा होगा। रमाकांत ने बड़ी संजीदगी से अनुमोदन किया। शुक्रवार रात से यहाँ एक ही नौजवान लड़की की लाश दफनाए जाने की एंट्री है। रमाकांत, हो न हो इस कथित जूली ब्राउन की कब्र में ही मोर्ग से गायब श्रीमती कलावती दफन है। तो हमें जूली ब्राउन की कब्र तलाश करनी होगी। इस वक्त? रमाकांत बौखलाया। और किस वक्त? दिन दहाड़े? यहाँ तो सैकड़ों कब्रें होंगी, हजारों की तादाद में भी हो तो कोई बड़ी बात नहीं। जाहिर है, क्या पता लगेगा जूली ब्राउन की कब्र कौन सी है। हर कब्र पर नाम का पत्थर लगा होता है, लेकिन प्यारे हो, रात के अंधेरे में क्या नाम दिखाई देगा और क्या पत्थर? सब दिखाई दे जाएगा। प्यारे हो, क्यों नशा उतार रहे हो? रमाकांत, सुनील तिरस्कारपूर्ण स्वर में बोला, मुझे पहली बार मालूम हुआ है कि तुम कितने आलसी और कामचोर हो। प्यारे हो, ये तुम उस शख्स को कह रहे हो जो हमेशा तुम्हारे दुनिया जहान के काम करवाता रहा है लेकिन खुद नहीं करता रहा। खुद तो अपना ही काम करते तुम्हारी ऐसी तैसी फिर रही है। शायद तुम भूल रहे हो कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारे अपने मामा की खातिर हो रहा है, उसके दोस्त रामनाथ खुराना की खातिर। ऐसे ही सही, लेकिन काम तो तुम्हारा ही है ना। मेरा तो ना तुम्हारे मामा से कोई वास्ता है और ना तुम्हारे मामा के दोस्त से। मेरे से तो वास्ता है ना। वो तो है, तभी तो इतनी रात गए मैं एक लाश के सिरहाने कब्रिस्तान में खड़ा हूँ और दूसरी लाश की तलाश के लिए जनाब भाई साहब रमाकांत मल्होत्रा अंबरसरिया का मुबारक कदम कब्रिस्तान की ओर उठने का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे पता होता मुझे यूँ कब्रिस्तान की खाक छाननी पड़ेगी तो मैं अमरीक सिंह काले बिल्ले की एक और बोतल ले आता। सुनील चुप रहा। अब जाकर ले आऊं? रमाकांत आशापूर्ण स्वर में बोला। लानत, सुनील भुनभुनाया। ठीक है प्यारे हो। फिर रमाकांत बड़ी दिलेरी से बोला, तुम भी क्या याद करोगे कि। तभी एकाएक वातावरण में फ्लाइंग स्क्वाड के सायरन की आवाज़ गूंजी। तीनों हड़बड़ाए। पुलिस, जोरी के मुंह से निकला। इधर ही आ रही मालूम होती है, रमाकांत बोला। तुम्हें तो ऐसा मालूम होगा ही, सुनील भुनभुनाया। तुम्हें तो काम न करने का कोई बहाना चाहिए। पुलिस, जोरी बोला। सची इधर आ रही मालूम होती है। हो सकता है हत्यारा कब्रिस्तान के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा हो। उसने हमें यहाँ घुसते देखा हो और उसने हमें फंसाने की नीयत से पुलिस को फ़ोन कर दिया हो सकता है। सुनील ने फौरन हामी भरी। फूट चलो। तीनों बाहर को भागे। चैप्टर 3। सुनील ब्लास्ट के ऑफिस में पहुंचा। वो रिसेप्शन के आगे से गुजरा तो रेणु ने उसे टोका। वो रिसेप्शन के सामने ठिठका। क्या है? सुनील सुस्त स्वर में बोला। ईंट क्यों मार रहे हो? रेणु शिकायत भरे स्वर में बोली। रेणु, सुनील तुरंत संभला। वो क्या है कि कल सारी रात सोना नसीब नहीं हुआ, इसलिए मूड जरा चिड़चिड़ा रहा है। सारी रात सोना क्यों नहीं नसीब हुआ? ज़रूर किसी उल जलूल फसमाणु खानी के साथ आवारागर्दी की होगी। अरे नहीं, कसम उठवा लो। मैं जानती हूँ तुम्हारी कसमों को। ये भी तो जानती हो कि मैं वैसी नीयत का बंदा नहीं हो तो बनने में क्या देर लगती है। छोड़ो, आवाज़ क्यों दे रही थी? मलिक साहब याद कर रहे हैं। ये क्या खबर हुई? तुम कहती तुम याद कर रही हो तो कोई बात भी होती। मैं तो, रेणु अनुरागपूर्ण स्वर में बोली, हमेशा याद करती हूँ। मलिक साहब आज याद कर रहे हैं। ओह, अच्छा। क्या अच्छा? यही कि मलिक साहब याद कर रहे हैं। मैंने कुछ और भी तो कहा था। और तुमने क्या कहा था? क्या अच्छा? उससे पहले तो मुझे याद नहीं। ठीक है, फसमाणु खाओ और यहाँ से दफा हो। लो, तुम तो खफा हो गई। अभी गए नहीं? ठीक है, तुम्हारी यही मर्जी है तो जाता हूँ। जैसे बाकी सब काम तो मेरी मर्जी से ही करते हो। तुम बता दो कोई काम जो मैंने तुम्हारी मर्जी के खिलाफ किया हो। अब ज़्यादा बातें न बनाओ, जाकर अपने मालिक की हाजिरी भरो। वो तो मैं कर रहा हूँ। क्या? अपने मालिक की हाजिरी? देखो कितनी मुस्तैदी से तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, एन फ्रंट पर तैनात मिलिट्री मैन की तरह। रेणु की बेसाख्ता हंसी निकल गई। अब हुक्म करो ना मेरी सरकार। जाओ। रेणु जबरन हंसी दबाती हुई बोली, जाकर नौकरी करो। जो हुक्म मालिक तो मर्द होता है। जो हुक्म मलिक आ लिया। रेणु फिर हंसी। सुनील उसको एक उंगली का सैल्यूट मारता हुआ वहाँ से हटा और मलिक साहब के केबिन में पहुँचा। गुड मॉर्निंग सर, वो तत्पर स्वर में बोला।
मलिक साहब ने अपने सामने पड़े कागजात पर से सिर उठाया, अपने बाइफोकल्स में से उसे घूरा और फिर बोले, आओ बैठो। थैंक यू सर। सुनील उनकी टेबल के सामने अर्धवृत्ताकार में लगी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। फुर्सत मिल गई ऑफिस आने की? जी, सुनील बड़े अदब से बोला। वो क्या है कि कभी कभार हफ्ते 10 दिन में दफ्तर का एक आध चक्कर लगा लिया करो, ताकि कुछ याद रहे कि अभी तुम ब्लास्ट की मुलाजमत में हो। सर, मैं आजकल एक बहुत सेंसेशनल स्टोरी की फिराक में हूँ। गुड न्यूज़। वो स्टोरी मोर्ग से गायब हुई लाश से ताल्लुक़ रखती है या कोई और नई बात है? वही बात है सर, गायबशुदा लाश वाली। तुम खुद उस स्टोरी को चेस कर रहे हो, इस हद तक चेस कर रहे हो कि दफ्तर आने के लिए टाइम नहीं निकाल सकते? यस सर। फिर भी उस स्टोरी की बाबत जो एक्सक्लूसिव कॉपी है, जो सेंसेशनल कॉपी है, वो हमारे विपक्षी अखबार में छपती है। जी? आज का क्रॉनिकल देखा? जी नहीं। अब देखो। मलिक साहब ने क्रॉनिकल की एक प्रति सुनील के सामने उछाल दी। सुनील ने अखबार उठाकर उस पर एक सरसरी निगाह डाली। मुख्य पृष्ठ के दाएं कोने पर उसकी निगाह पड़ी तो वो हड़बड़ाया। वहाँ जॉर्ज टाउन के कब्रिस्तान के लेफ्ट हैंडर हर्ष ड्राइवर ग्रेगरी की तस्वीर छपी थी। उसके नीचे छपी रिपोर्ट की बाई लाइन में रूपा गुप्ता का नाम था। उसने जल्दी से रिपोर्ट पढ़ी। रिपोर्ट में सविस्तार छपा था कि कैसे क्रॉनिकल की उदयमान रिपोर्टर रूपा गुप्ता ने अपनी बेमिसाल डिटेक्टिव रीजनिंग और कड़ी मेहनत के दम पर ग्रेगरी नाम के उस आदमी का पता लगाया था और उसके कत्ल की खबर पुलिस को दी थी। रूपा गुप्ता ने ही पुलिस को यह राय दी थी कि वे हत्यारान ग्रेगरी के बालों का मिलान उस बालों से करे जो कि मोर्ग के चौकीदार किशनलाल की लाश की मुट्ठी में जकड़े पाए गए थे। हालांकि ऐसे किसी मिलान की रिपोर्ट पेपर के प्रेस में जाने तक प्राप्त नहीं हो सकी थी, लेकिन रूपा गुप्ता का दावा था कि वे बाल ग्रेगरी के ही थे और ग्रेगरी ही लाश चोरों और किशनलाल के आक्रमणकारियों में से एक था। सर, सुनील अखबार पर फेंकता हुआ तनिक आवेशपूर्ण स्वर में बोला, दिस इज माई स्टोरी। जो कि उस लड़की ने, क्या नाम था उसका? रूपा गुप्ता। रूपा गुप्ता ने चोरी कर ली या तुम्हें पिस्तौल दिखाकर तुमसे छीन ली? सर, आप यकीन जानिए, सारी खिचड़ी मैंने बनाई थी, सारी लॉजिक मेरी थी। मैं कल अपनी आंखों से ग्रेगरी की लाश देखकर आया था। फिर स्टोरी ब्लास्ट में क्यों नहीं छपी? क्योंकि मैं किसी और एंगल पर काम कर रहा था, इसलिए कब्रिस्तान में थोड़ा लेट पहुंचा था। मेरे वहां पहुंचने तक हमारे पेपर के प्रेस में जाने का टाइम हो चुका था, इसलिए स्टोरी का आज के पेपर में जा पाना मुमकिन नहीं था। वजह कुछ भी रही हो, मुझे वजह से कोई दिलचस्पी नहीं। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि एक खबर है जो क्रॉनिकल में छपी है और ब्लास्ट में नहीं छपी। ऐसा महज इत्तेफाक से हुआ। मुझे ऐसे इत्तेफाक पसंद नहीं। सर, मुझे खुद ऐसे इत्तेफाक पसंद नहीं, लेकिन अब मैं क्या कहूँ? कहो नहीं, करो। कर रहा हूँ। आप यकीन जानिए सर, मैं इस केस पर बहुत मेहनत कर रहा हूँ। इस वक्त भी मेरे पास केस की संबंधित ऐसी लीड्स हैं जो कि किसी दूसरे अखबार के पास तो क्या, पुलिस के पास भी नहीं है। जैसे? उत्तर में सुनील ने उन्हें इला पदमशी से अपनी मुलाकात की सारी दास्तान सुनाई। ये लीड काम आने वाली नहीं, मलिक साहब बोले। इस बाबत अखबार में कुछ छापोगे तो पुलिस को पता लग जाएगा कि जिस रात लाश चोरी हुई थी उस रात मरने वाले के इंपीरियल होटल के कमरे में तुम घुसे हुए थे। ये बात अखबार में छप गई तो जानते हो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। मेरे पास और भी माल है जो मैंने अलग मेरे पास और भी लीड्स है। ज़रा सुने। सुनील ने मलिक साहब को सविस्तार सारी कहानी सुनाई। हाँ, मलिक साहब बोले, यहाँ गुंजाइश है। प्रधान और फर्नांडो का केस में दखल स्टोरी को कलरफुल बना सकता है। तुम स्टोरी यूँ तैयार करो जैसे वो दो गैंगस्टर उस लाश के लिए आपस में भिड़ रहे हों। यस सर। और उस म्यूजिशियन को क्या नाम बताया था तुमने उसका? फिरोज पदमसी। हाँ, उसे तलाश करो और उसका इंटरव्यू लो। सुनील, आई वॉर्न यू, अगर उस म्यूजिशियन की स्टोरी मुझे ब्लास्ट से पहले किसी और अखबार में दिखाई दी तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा नहीं होगा सर। गुड, नाउ गेट अलॉन्ग, बी ऑन द जॉब। यस सर, राइट अवे सर। मलिक साहब का अभिवादन करके सुनील वहाँ से बाहर निकल आया। वो सीधा अपने ऑफिस में पहुँचा, जहाँ की कोई 1 घंटे तक वो पोर्टेबल टाइपराइटर कूटता रहा। फिर उसने क्रॉनिकल में फ़ोन किया और रूपा गुप्ता के बारे में पूछा। मालूम हुआ कि वो फील्ड में थी। वो पुलिस हेडक्वार्टर पहुँचा। रूपा न वहाँ थी और न वहाँ आई थी। वहाँ उसकी मुलाकात सब इंस्पेक्टर बंसल से हुई। बहुत मनुहार के बाद उसने सुनील को बताया कि ग्रेगरी के बाल उन बालों से एकदम मिलते थे जो किशनलाल की मुट्ठी में जकड़े पाए गए थे। ग्रेगरी की खोपड़ी का मुआयना भी साफ बताता था कि खोपड़ी के कौन से भाग के बाल उखड़कर किशनलाल की मुट्ठी में पहुंचे थे। यानी कि ये बात निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुकी थी कि मोर्ग से लाश की चोरी में ग्रेगरी नाम के उस व्यक्ति का सक्रिय योगदान रहा था। लाश अब कहाँ होगी? सुनील ने झिझकते हुए पूछा। इंस्पेक्टर साहब का ख्याल है, बंसल बोला, कि लाश जरूर कब्रिस्तान में ही कहीं दफना दी गई होगी।
उसकी बरामदी के लिए कुछ कर तो रहे होंगे आप। कब्रिस्तान बहुत बड़ा है, गैर कानूनी तौर से लाश कहीं भी दफनाई गई हो सकती है। पुलिस की एक टीम इस वक्त वहाँ यही देखने गई हुई है कि वहाँ नई खुदी कब्रें कौन कौन सी है। फिर उन कब्रों को खोदकर लाश बरामद करने के लिए कोर्ट से ऑर्डर हासिल करने की कोशिश की जाएगी। इसमें तो बहुत वक्त लगेगा। जाहिर है हम खामखा तो जाकर कोई भी कब्र खोदनी शुरू नहीं कर सकते हैं ना। ऐसी यानी कि अभी कब्रों का मुआयना ही हो रहा है, कोई विशेष कब्र तुम लोगों की निगाह में नहीं है। वो कैसे होगी, इतनी बेशुमार कब्रें हैं। यानी कि पुलिस को ये नहीं सूझा था कि वहाँ पर लाश बाकायदा रजिस्टर में एंट्री करके इस काम को बिना छुपाए भी दफनाया जा सकता था। सुनील ने बंसल का शुक्रिया अदा किया, वहाँ से विदा ली और प्रेस क्लब पहुँचा। रूपा वहाँ मौजूद थी और अपने कुछ हमपेशा लोगों के साथ एक टेबल पर बैठी बतिया रही थी। सुनील उस टेबल पर पहुँचा, उसने सबका अभिवादन किया और फिर बोला, ज़रा सुनो। क्या है, वो बोली। बताता हूँ, यहाँ से तो उठो। रूपा झिझकती हुई उठी। सुनील उसे क्लब की लाइब्रेरी में ले आया। क्या बात है, रूपा बोली। सबसे पहले तो मेरी बधाई कबूल करो, सुनील बोला। ग्रेगरी को तलाश करके तुमने वाकई कमाल कर दिया। शुक्रिया, वो बोली। उसकी मौत की बाबत को फ़ोन तुम्ही ने किया था? हाँ। तुमने कैसे जाना ग्रेगरी के बारे में? फिर वो कुटिल स्वर में बोली, क्रॉनिकल पढ़कर ही ना? हाँ, सुनील बोला। तुम ये बताओ कि कल रात सिल्वर स्टार नाइट क्लब में पुलिस कैसे पहुंच गई? इत्तेफाक से। इत्तेफाक से? हाँ, दरअसल मैंने बजाई सीटी। एन उसी वक्त बाहर पुलिस की गश्ती गाड़ी गुजर रही थी। उस पर सवार पुलिस वालों ने सीटी की आवाज़ सुनी तो सब क्लब में घुस आए। सचमुची पुलिस आई देखकर वहाँ भगदड़ मच गई। सीटी तुमने बजाई? क्या मतलब? तुम्हें पुलिस चिल्लाते तो मैंने देखा था, लेकिन सीटी? वो भी मैंने बजाई थी। तुम्हारे पास पुलिस की सीटी कहाँ से आई? मेरा एक भतीजा है, 5 साल का। परसों उसका बर्थडे था। मैंने प्रेजेंट के तौर पर उसे पुलिस इंस्पेक्टर की वर्दी खरीद कर दी थी। वर्दी के साथ नकली पिस्तौल और सीटी भी थी। सीटी बजती नहीं थी। कल शाम वो खराब सीटी मैं दुकानदार से बदलवा कर लाई थी। बदली हुई सीटी तब मेरे पास ही थी, मैंने बजा दी। कमाल है। ज़्यादा कमाल यह है कि पुलिस ने वहाँ से 3 ऐसे इश्तेहारी मुजरिम गिरफ्तार किए जो ढूंढे नहीं मिल रहे थे। अच्छा, और तुम शुक्र मनाओ कि कल रात मेरी वजह से तुम्हारी जान बच गई। वहाँ फर्नांडो के आदमी तुम्हारे ही फिराक में थे। कैसे मालूम? मैंने जॉनी नाम के एक आदमी को कनकटे से तुम्हारे बारे में सवाल करते देखा था और ये कहते सुना था कि बॉस को यकीन नहीं आ रहा था कि तुम्हें लाश की खबर नहीं थी, इसलिए वो चाहता था कि तुम्हें पकड़ लिया जाए और फिर जबरन तुमसे लाश की बाबत उगलवाया जाए। अच्छा, सुनील चिंतित भाव से बोला। यानी कि लाश की बाबत तुम्हारी फर्नांडो से बात हो चुकी है? हाँ, और मैंने अपनी तरफ से उसे यकीन दिलाकर घर भेजा था कि मुझे लाश की कोई जानकारी नहीं थी। जाहिर है कि उसे यकीन नहीं आया था। तब तो आ गया था, लेकिन बाद में पता नहीं क्यों फिर उसकी खोटी अकल का पुलंदा बन गया। अब तुम भी तो कुछ बताओ। मैं क्या बताऊं? वो लड़की कौन थी जिसे तुम चोरों की तरह वहाँ से खिसका कर ले गए थे? लड़की? हाँ, वो वहाँ की एक हॉस्टेस थी। इतना अंदाज़ा मैं तुम्हारे बिना बताए भी लगा सकती हूँ। वो मेरी बचपन की सहेली थी। बचपन में हम दोनों एक मेले में बिछुड़ गए थे। कल 20 साल बाद तकदीर ने हमें दोबारा मिला दिया। नॉनसेंस। मत मानो, कोई मानने वाली बात हो तो मानो। अब आगे तुम्हारा क्या इरादा है? तुम बताओ, तुम्हारा क्या इरादा है? मैं तो ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। क्यों? फर्नांडो के आदमियों से बचने का मुझे और कोई तरीका जो नहीं सूझ रहा। बकवास। ये हकीकत है। बकवास। तुम्हारे जैसा डेयर डेविल आदमी युद्ध दबाकर भाग जाने की सोचने लगे, ये कोई मानने वाली बात है? अब तुम मेरी तारीफ कर रही हो तो चलो नहीं भागता। तुम्हारे ख्याल से लाश अब कहाँ होगी? ये एक अच्छा सवाल है मुक्ता जी, और मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शक भी इसी सवाल का जवाब सुनने के लिए उत्सुक होंगे। और स्टॉप इट, तुम टीवी कैमरे के सामने नहीं हो। अच्छा, मैं तो समझा था कि सवाल गायबशुदा लाश के बारे में था। उसको गायब करने के लिए सुनील सावधान स्वर में बोला, कब्रिस्तान से बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है? पुलिस भी ये बात समझती ही होगी, इसलिए लाश तो देर सवेर बरामद हो ही जाएगी। कब्रिस्तान से लाश बरामद करना पहले तो वैसे ही कोई मामूली काम नहीं होगा। उसके अलावा कब्र खोदने के मामले में कानूनी अड़चनें भी तो होंगी। वो तो है नूरे ना, मेरा मतलब है रूपा जी, क्यों ना हम लाश की तलाश के मामले में ब्लास्ट और क्रॉनिकल की एक जॉइंट वेंचर शुरू करें। अंधेरी रात में फावड़े हाथ में चुपचाप एक कब्र खोदते चले जाएंगे। किसी कब्र में तो श्रीमती कलावती के दर्शन होंगे ही। रूपा के शरीर ने जोर की झुरझुरी ली। ये काम तो तुम अकेले ही करो मिस्टर, वो बोली। 30-40 दिनों में तो सारी कब्रें खोद ही लोगे। तुम साथ दोगी तो यही काम 15-20 दिनों में हो जाएगा। सॉरी, काउंट मी आउट। मर्जी तुम्हारी,
फिर ये काम मैं अकेले ही शुरू करता हूँ। यानी कि शहर छोड़कर भाग जाने का इरादा छोड़ दिया? छोड़ना ही पड़ा। तुमने मेरी सूरवीरता को जो ललकार दिया, क्या कहने। बहरहाल ग्रेगरी की तलाश के मामले में कल की कामयाबी पर एक बार फिर से बधाई। शुक्रिया। तुम्हारे ख्याल से ग्रेगरी का कत्ल किसने किया होगा? ज़रूर उसी शख्स ने। लाश गायब करने के मामले में ग्रेगरी ने जिसकी मदद की थी। ग्रेगरी उस शख्स की पोल खोल सकता था, इसलिए उसने ग्रेगरी का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दिया। होगा कौन वो शख्स? ये भी एक अच्छा सवाल है मुक्ता जी। और ललिता का पीछा छोड़ो तो अब मुक्ता के गले पड़ गए। तुम मेरे कितने नाम रखोगे? ये भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं आपके पहले सवाल का जवाब पहले दे। गो टू हेल। और रूपा पांव पटकती हुई वहां से विदा हो गई। सुनील यूथ क्लब पहुंचा। रमाकांत को उसने न सिर्फ जागा हुआ पाया, बल्कि सूट बूट पहने तैयार पाया। आओ प्यारे हो, वो बोला। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। क्यों? अपने जमुरे के बंबई से आए चाचा और माँ से जो मिलने जाना है, उसका 2 बार फोन आ चुका है। मिलना किस लिए है? वो लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी लड़की की तलाश में हमने क्या तरक्की की है। आईसी। जाना कहाँ है? शाहजहां। राजनगर के 5 स्टार डिलक्स होटल की 9वीं मंजिल पर उन लोगों का स्वीट था। रमाकांत ने दरवाजे पर दस्तक दी तो दरवाज़ा महेंद्र खुराना ने खोला। दोनों भीतर दाखिल हुए। महेंद्र खुराना ने हीरे जवाहरात से जड़ी अपनी माँ शीला खुराना से और सफ़ेद बालों वाले धीर गंभीर चाचा रामनाथ खुराना से उनका परिचय कराया। रामनाथ खुराना बहुत तपाक से उनसे मिला, लेकिन शीला खुराना ने यूं उनकी तरफ देखा जैसे कोई खुर्दबीन से किसी कीड़े मकोड़े का मुआयना करता है। उस औरत का देखने का स्टाइल ही बेहद गरूर भरा था। उसकी गर्दन तनी हुई थी और छत की तरफ यूं उठी हुई थी कि सामने मौजूद व्यक्ति को उसे अपनी नाक की फुंगी से नीचे को देखना पड़ता था। तो वो सुनील से बोली, तुम ही सेठी साहब के लड़के? जी नहीं। सुनील बड़े सब्र से, बड़े अदब से बोला। सेठी साहब का अजीज रमाकांत है। ये उनका लड़का नहीं, भांजा है। और मैं सुनील इसका दोस्त हूँ। वो रमाकांत की तरफ घूमी। तो तुम जासूस हो? किसने कहा? रमाकांत हैरानी से बोला। मम्मी। महेंद्र खुराना जल्दी से बोला। ये लोग जासूस नहीं हैं। सेठी साहब की वजह से हमारे काम में आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब ये जासूस नहीं है, शीला खुराना नाक चढ़ाकर बोली, तो हमारे किस काम आ सकते हैं? आ सकते हैं और आ रहे हैं। ये दिव्या को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ कोशिश कर रहे हैं? यानी कि ये अभी तक उसे तलाश कर नहीं पाए? मम्मी, अभी सिर्फ 3 दिन तो हुए हैं इन्हें इस काम में हाथ डाले। 3 दिन थोड़े होते हैं। लेकिन मम्मी, और तुम्हें कब अकल आएगी? कितनी बार समझाया है कि परायों की खातिर अपनों से बहस नहीं करते। मायावी। रमाकांत भुनभुनाया। क्या कहा? शीला खुराना सक पकाकर उसकी तरफ देखती हुई बोली। आपसे नहीं कहा, रमाकांत बोला। दरअसल पराये आपस में बातें कर रहे थे। तुम लोगों से मिलकर खुशी हुई, वो सब नाखुश लहजे में बोली। जब दिव्या की खोज खबर लग जाए तो मुझे बताना। और वो अपनी ऊंची नाक और ऊंची किए बेडरूम में चली गई। अपने पीछे उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। पीछे सन्नाटा छाया रहा। मम्मी सफ़र पसंद नहीं करती। फिर महेंद्र खुराना खेतपूर्ण स्वर में बोला, इसलिए चिड़चिड़ी हो रही हैं। मैं उनकी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। नेवर माइंड, रमाकांत बोला। बेटा, रामनाथ खुराना पहली बार बोला, मुझे तो कुछ बताओ क्या हो रहा है। रमाकांत ने मोटे तौर पर दिव्या की तलाश के लिए किए गए प्रयत्नों का खाका खींचा। अंत में रामनाथ खुराना बोला, यानी कि अब दारोमदार उस पदमशी नाम की औरत के हस्बैंड के मिलने पर है। हाँ, रमाकांत बोला, क्योंकि उसे ज़रूर मालूम होगा कि असल में ये श्रीमती कलावती कौन थी। आई सी, सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं, सुनील बोला, दिव्या के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। रामनाथ खुराना उसकी तरफ घूमा। क्या? वो बोला, आपकी गुमशुदा भतीजी की आंखों का रंग कैसा था? आंखों का रंग? वो सक पकाया। जी हाँ, भाई वैसा ही जैसा होता है। कैसा होता है? जैसा मेरी आंखों का है। रामनाथ खुराना ने गौर से सुनील को देखा और फिर बोला, नहीं, तुम्हारी आंखों जैसा तो नहीं। तुम्हारी आंखें तो स्याह काली है। मेरे ख्याल से दिव्या की आंखों का रंग भूरा था। क्यों महेंद्र? महेंद्र खुराना ने सहमति में सिर हिलाया। कैसा भूरा? सुनील बोला। हल्का या गहरा? हल्का, महेंद्र खुराना बोला। पक्की बात? हाँ। क्यों पूछ रहे हो? यूं ही, कोई खास वजह नहीं। अब क्या इरादा है? अब शाम को फिर सिल्वर स्टार नाइट क्लब का चक्कर लगाने का इरादा है। मुझे उम्मीद है कि फिरोज पदमसी हमें वहीं मिलेगा। मैं भी साथ चलूँगा। ज़रूर, शौक से। रामनाथ खुराना ने खंकार का गला साफ किया और फिर बोला, उस लेफ्ट हैंडर हर्ष ड्राइवर की अभी कोई खोज खबर नहीं लगी? जी,
सुनील के मुंह से निकला। उसके नेत्र अपने आप सिकुड़ गए। फिर वो संभल कर बोला, जी नहीं, अभी हमें वक्त नहीं मिला उसकी तलाश के लिए। ये लेफ्ट हैंडर हर्ष ड्राइवर कौन हुआ? महेंद्र खुराना उलझनपूर्ण स्वर में बोला, मुझे तो ऐसे किसी शख्स की बाबत तुमने कुछ नहीं बताया था। इत्तेफाक की बात है, सुनील लापरवाही से बोला। अब सुन लो। सुनील ने लेफ्ट हैंडर हर्ष ड्राइवर की बाबत अपनी थ्योरी बयान की। वैसे ये तुक्का ही है, वो बोला। हो सकता है मेरी थ्योरी गलत निकले, हो सकता है ऐसा कोई शख्स हो ही नहीं। कोई कुछ न बोला। चलें? सुनील रमाकांत की ओर देखता हुआ बोला। रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। कोई चाय वगैरह? रामनाथ खुराना बोला। कोई कोल्ड ड्रिंक्स? जी नहीं शुक्रिया, अब इजाज़त दीजिए। मैं भी साथ चलता हूँ, महेंद्र खुराना बोला। तुम नीचे चलो, मैं ज़रा मम्मी को बोल कर आता हूँ। सुनील और रमाकांत ने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने रामनाथ खुराना का अभिवादन किया और वहाँ से विदा हो गए। वे नीचे होटल की लॉबी में पहुँचे। रमाकांत, सुनील बोला, इस चाचा के बच्चे को किसी लेफ्ट हैंडर हर्ष ड्राइवर के बारे में कैसे मालूम था? यही तो मैं सोच रहा हूँ प्यारे हो। रमाकांत अपना 4 मीनार का पैकेट निकालता हुआ बोला। सुनील ने भी उसकी देखा देखी अपना लकी स्ट्राइक का पैकेट निकाला। दोनों ने सिगरेट सुलगा लिए। अखबार में ग्रेगरी के कत्ल की खबर छपी है। रमाकांत ढेर सारा धुआं उगलता हुआ बोला। हो सकता है उसने अखबार में पढ़ा हो। नहीं, सुनील ने इनकार में सिर हिलाया। इसने अखबार पढ़ा नहीं लगता। ग्रेगरी की बाबत खबर सिर्फ क्रॉनिकल में छपी है, जबकि ऊपर ड्राइंग रूम में टाइम्स ऑफ इंडिया पड़ा था, जो कि खोला तक नहीं गया था। ओह, दूसरे अगर उसने खबर अखबार में पढ़ी होती तो फिर उसे कत्ल की भी खबर होती, उसे मरने वाले के नाम की भी खबर होती। फिर वो उसका जिक्र नाम लेकर करता। फिर वो ये ना पूछता कि हमें उस लेफ्ट हैंडर हर्ष ड्राइवर की खोज की खबर लगी या नहीं। क्या पता उसमें भी कोई भेद हो। क्या पता ये सवाल उसने जानबूझकर इसलिए किया हो कि हम समझें कि उसे ग्रेगरी के कत्ल की खबर नहीं थी, जो कि हम समझ रहे हैं। प्यारे हो, कहीं इस चाचा रामनाथ ने तो ग्रेगरी का पत्ता साफ नहीं किया? सुनील ने तुरंत जवाब न दिया। उसने सिगरेट का एक गहरा कश लगाया। एक बात तो साफ है, फिर वो बोला, ग्रेगरी का कातिल वही होगा जो कि किशनलाल का भी कातिल था। ग्रेगरी के कत्ल के वक्त तो चाचा रामनाथ राजनगर में था, लेकिन किशनलाल के कत्ल के वक्त तो वो बम्बई में था। हमें क्या पता वो कहाँ था? हमें क्या पता कि वो यहाँ आकर, यहाँ से वापस जाकर फिर दोबारा यहाँ नहीं आया है। ये भी ठीक है। तुम अपने मामा से संपर्क करो, उन्हें फ़ोन करो या अर्जेंट टेलीग्राम दो और उनको ये भी खबर कर दो कि अब तक यहाँ क्या कुछ हो चुका है, और पूछो कि कलावती के मौत के वक्त के आसपास ये लोग कहाँ थे और क्या कर रहे थे। अपने मामा से दिव्या के पिता के बनाए ट्रस्ट के बारे में भी पता करो, और ये खास तौर से पूछो कि ट्रस्ट की रूह में दिव्या की मौत के बाद रामनाथ खुराना, शीला खुराना और महेंद्र खुराना में से किसी को कोई आर्थिक लाभ पहुंचता है। ठीक है, तुमने पहले जब फ़ोन पर अपने मामा से बात की थी तो उन्हें लेफ्ट हैंडर हर्ष ड्राइवर के बारे में बताया था? हाँ, जिक्र तो किया था मैंने। तो मामा से ये भी पूछो कि क्या उन्होंने रामनाथ खुराना से इस बाबत कोई बात की थी। और तुम जॉर्ज टाउन के कब्रिस्तान का रुख करो। मैं? रमाकांत हड़बड़ाया। हाँ, तुम। मुर्दों से डर लगता है तो जोरी को साथ ले जाओ। लेकिन किस लिए? जूली ब्राउन की कब्र तलाश करने के लिए। प्यारे हो, पिछली रात के हादसे के बाद कब्रिस्तान में कदम रखना मुनासिब होगा। कब्रिस्तान पब्लिक प्लेस होती है। कोई भी अपने मृत रिश्तेदार या यार दोस्त को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए वहां जा सकता है। तुम्हारे हाथ में फूलों का एक बड़ा सा गुलदस्ता होगा और चेहरे पर फटकार बरस रही होगी तो कोई तुम्हारी तरफ ध्यान तक नहीं देगा। तौबा। कब्रिस्तान के रजिस्टर में लड़की का पता 22 हरनबी रोड दर्ज था। ये भी पता करवाना कि उस पते पर कोई जूली ब्राउन रहती भी थी या नहीं। 1000 बार तौबा। रमाकांत बुनबुनाया। एक तो ऐसे कुत्ते काम, ऊपर से नकदों की कोई उम्मीद नहीं। तुम कम से कम अपने मामा की ताबेदार, फरमाबरदार औलाद तो बनकर दिखा रहे हो। मुझे क्या कुत्ते ने काटा है जो मैं? अच्छा, क्या अच्छा? जले पर नमक न छिड़क। रमाकांत एक क्षण ठिठका और फिर बोला, भूख लगी है, सामने रेस्टोरेंट है, आ चलकर कुकड़ी पर नमक छिड़के। लेकिन महेंद्र खुराना? आंधा रहेगा भूतनीदा। सुनील और महेंद्र खुराना लिटन रोड पहुंचे। सुनील ने कार सिल्वर स्टार नाइट क्लब के प्रवेश द्वार से थोड़ा परे ही रोक दी। मैं कार में ही बैठता हूँ, सुनील बोला। तुम अकेले भीतर जाओ। क्यों? मेरी सूरत यहाँ पहचानी जा सकती है। कल जो हाहाकार यहाँ मचा था उसके लिए मुझे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। फिर हो सकता है हमें भीतर घुसने ही ना दिया जाए। ओह, लेकिन तुम्हें यहाँ कोई नहीं पहचानता। तुम्हारे साथ यहाँ ऐसी कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। मैं भीतर जाकर क्या करूँ?
उस सेक्साफोन प्लेयर के बारे में सवाल करो जिसके बारे में मैंने बताया था, और मालूम करो कि उसका नाम फिरोज पदमसी है या नहीं। ठीक है। महेंद्र खुराना कार से निकला और आगे बढ़ गया। सुनील ने एक सिगरेट सुलगा लिया और प्रतीक्षा करने लगा। तभी उसे महेंद्र खुराना वापस लौटता दिखाई दिया। सुनील कार से बाहर निकल आया। क्या हुआ? वो करीब पहुंचा तो सुनील ने पूछा, वापस क्यों लौट आए? क्लब को ताला लगा हुआ है, महेंद्र खुराना ने बताया। उस पर क्लोज टिल फर्दर नोटिस का बोर्ड लगा हुआ है। ओह, पूछा होता क्लब क्यों बंद है? किससे पूछता? कोई वहाँ होता तो पूछता। लगता है पुलिस ने। तभी एक एम्बेसडर कार उनके करीब आकर रुकी और उसमें से दो आदमी बाहर निकले। कार का ड्राइवर कार में ही बैठा रहा। दोनों आदमी उनकी तरफ बढ़े। सुनील ने शशंक भाव से उनकी तरफ देखा। क्या है? दोनों को अपने सिर पर ही चढ़े आते देखकर वो बोला। एक ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर सुनील की पसलियों से सटा दी। दूसरा भी हथियारबंद था। उसने चेतावनी के तौर पर रिवॉल्वर महेंद्र खुराना को दिखाई और रिवॉल्वर समेत हाथ अपने कोट की जेब में छुपा लिया। चलो। पहला रिवॉल्वर की नाल से सुनील की पसलियों को ठोकता हुआ बोला। कहाँ? सुनील बोला। जहाँ ले जाया जाए। लेकिन लगता है अपने पैरों पर चलकर नहीं जाना चाहते हो। लगता है मुझे पहले तुम्हारा एक घुटना फोड़ना पड़ेगा, फिर शायद दूसरा भी। मैं चल रहा हूँ, सुनील बोला। फ्री राइड को मैं कभी इनकार नहीं करता। शाबाश। फर्नांडो अगर मुझसे मिलना चाहता था तो वैसे ही बुला भेजता। इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी? ये फर्नांडो से पूछना। अभी लो। इसका क्या करे? दूसरा दादा महेंद्र खुराना की तरफ इशारा करता हुआ बोला। पहला एक्शन हिचकिचाया और फिर बोला, इसे भी साथ लेकर चलना होगा। सब कार में सवार हो गए। कार तुरंत वहाँ से रवाना हुई। हम जा कहाँ रहे हैं? सुनील ने पूछा। किसी ने उसके सवाल की ओर ध्यान न दिया। सुनील ने जेब की तरफ हाथ बढ़ाया तो तत्काल रिवॉल्वर जोर से उसकी पसलियों में चुभी। सिगरेट निकाल रहा हूँ मेरे बाप, सुनील चिल्लाया। मत निकालो, जवाब मिला। जब बाप बना रहे हो तो बाप का कहना भी मानो। सुनील खामोश हो गया। कार शहर की विभिन्न सड़कों पर दौड़ती रही। 10 मिनट बाद वो मैजेस्टिक सर्कल की एक 4 मंजिली इमारत के सामने आकर रुकी। इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक विशाल नियॉन साइन लगा था जिस पर लिखा था, विशाल रेस्टोरेंट, कैबरे टिल मिडनाइट, 9 टॉप क्लास कैबरे स्टार्स। सब कार से बाहर निकले। सुनील ने देखा रेस्टोरेंट की डिस्प्ले विंडो में अधनंगेपन की विभिन्न मुद्राओं में 9 चमचमाती हुई नौजवान लड़कियों की रंगीन तस्वीरें लगी हुई थी और सबके नीचे प्लास्टिक के शब्दों में उनके नाम लिखे हुए थे। सब कार से बाहर निकले। दोनों दादाओं ने अपने रिवॉल्वर वाले हाथ अपनी जेबों में डाल लिए थे, लेकिन वे कैदियों की किसी भी तरह की शरारत के प्रति पूरी तरह से चौकन्ने थे। सुनील और महेंद्र खुराना को अपने से आगे चलाते हुए वे रेस्टोरेंट में दाखिल हुए। रेस्टोरेंट में नीम अंधेरा था, लेकिन एक कोने में बनी डांस स्टेज रोशनियों से जगमग जगमग कर रही थी। स्टेज पर डबल कैबरे चालू था और हॉल में मौजूद सब लोगों की तवज्जो अनावृतता की तरफ बढ़ती कैबरे डांसरों की तरफ थी। मेज़ों के करीब से गुजरते हुए पिछवाड़े में पहुंचे। वहाँ एक बंद दरवाज़ा था जिसके सामने एक आदमी खड़ा था। बॉस कहाँ है? एक दादा ने सवाल किया। भीतर, जवाब मिला। ऑफिस में। उस आदमी ने उनके लिए दरवाज़ा खोला। सब भीतर दाखिल हो गए तो उसने दरवाज़ा फिर बंद कर दिया। भीतर सुनील ने अपने आप को एक विशाल लेकिन उस वक्त खाली हॉल में पाया। उस हॉल को पार करके सब पिछवाड़े के एक बंद दरवाजे के पास पहुंचे। एक दादा ने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर धीरे से दरवाज़ा खोला। सब भीतर दाखिल हो गए। सुनील ने अपने आप को एक छोटे से लेकिन बड़ी नफासत से सजे हुए ऑफिस नुमा कमरे में पाया। वहाँ विशाल ऑफिस टेबल के पीछे प्रधान बैठा था। उसने सुनील को देखा तो उसका सिर अपने आप अनुमोदन में हिला। फिर उसने महेंद्र खुराना पर निगाह डाली। दीने, वो बोला, ये दूसरा छोकरा कौन है? दीने के नाम से पुकारा जाने वाला दादा वो निकला जो सुनील को कवर किए हुए था। साहब, दीना बोला, ये इसके साथ था इसलिए इसको भी इधर लाना पड़ा। खामखा काम बढ़ गया। प्रधान असंतोषपूर्ण स्वर में बोला, अब 2 लाशें ठिकाने लगानी पड़ेंगी। फिर वो सुनील से संबोधित हुआ। ये कौन है? इसका नाम महेंद्र खुराना है, सुनील बोला। ये बम्बई से आया है। इसकी बहन खोई हुई है जिसकी तलाश में मैं इसकी मदद कर रहा हूँ। इसका मोर्ग से गायब हुई श्रीमती कलावती से कोई वास्ता नहीं। इनकी तलाशी लो। दोनों की तलाशी ली गई। दोनों की जेबों से बरामद सामान प्रधान के सामने 2 ढेरों में रख दिया गया। प्रधान ने सब सामान का महेंद्र खुराना के पर्स का विशेष रूप से मुआयना किया। ठीक है, प्रधान महेंद्र खुराना से बोला, तुम अपना सामान उठा लो। मेरा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं। तुम्हें मौजूदा जहमत से सिर्फ इसलिए गुजरना पड़ रहा है क्योंकि तुम सुनील के साथ थे। मैं सुनील से अपने सवालों का जवाब चाहता हूँ। जवाब मेरी पसंद के हुए तो तुम दोनों आज़ाद हो,
लेकिन अगर इसने मेरे साथ होशियारी दिखाने की कोशिश की और ऊटपटांग जवाब दिए तो। प्रधान ने बड़े अर्थपूर्ण ढंग से कंधे उचकाए। ये धांधली है, महेंद्र खुराना आवेशपूर्ण स्वर में बोला। दादागिरी है। तो क्या करोगे तुम इसके खिलाफ? मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। अच्छा, वो कैसे? मैं महेंद्र खुराना मेज पर पड़े एक टेलीफोन की तरफ झपटा। दीने ने बड़े इत्मीनान से उसे पीछे से पकड़कर वापस घसीट लिया। इसे बाहर ले जाकर इसकी मुश्कें कस दो, प्रधान बोला। पहले हम सुनील से बात कर ले, फिर इसकी भी खबर लेंगे। दीने ने महेंद्र खुराना को अन्य दो दादाओं की बाहों में धकेल दिया। दोनों उसे लगभग घसीटते हुए वहां से बाहर ले गए। दीने ने उसके पीछे ऑफिस का दरवाज़ा बदस्तूर बंद कर दिया। बैठो, प्रधान बोला। शुक्रिया, सुनील शुष्क स्वर में बोला। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। प्रधान ने दीने को इशारा किया। दीने ने रिवॉल्वर की भारी नोक की दस्तक सुनील की खोपड़ी पर दी। सुनील की आंखों के आगे लाल पीले सितारे नाच गए। उसकी टांगें मुड़ने लगी और फिर वो लहराकर फर्श पर ढेर हो गया। उसकी चेतना लुप्त न हुई, लेकिन उसे अपना सिर फिरकनी की तरह घूमता महसूस होने लगा। अब बैठो, प्रधान धीरे से बोला। सुनील बड़ी मुश्किल से फर्श पर से उठकर कुर्सी पर बैठ पाया। जब प्रधान किसी को बैठने को बोलता है, प्रधान बोला, तो वो बैठता है। जब वो किसी को खड़ा होने को बोलता है तो वो खड़ा होता है, समझे? सुनील ने सहमति में सिर हिलाया। शाबाश, समझदार लोगों को मैं पसंद करता हूँ। सुनील खामोश रहा। वो मजबूती से कुर्सी के हत्थों को थामे हुए था। उसे लग रहा था कि अगर उसने हत्थों पर से अपनी पकड़ छोड़ दी तो वो फिर फर्श पर ढेर हो जाएगा। अब बोलो, लाश कहाँ गायब की? मैंने लाश गायब नहीं की। लाश कहाँ गायब की? मैंने कहा ना कि मैंने लाश गायब नहीं की। मैं तो खुद उस आदमी की तलाश में हूँ जिसने असल में लाश गायब की है। मेरे से झूठ बोलने का नतीजा जानते हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे नहीं मालूम लाश कहाँ है। प्रधान ने एक आह भरी, असहाय भाव से गर्दन हिलाई और फिर मेज का एक दराज खोलकर उसमें से एक प्लायर निकाला। ये एक प्लायर है, प्रधान भावहीन स्वर में बोला, जिसे अनपढ़ लोग प्लास कहते हैं। तुम्हारे ऐसा कहने से, सुनील बोला, एक बात तो साबित हो गई। क्या? कि तुम खुद पढ़े लिखे हो। प्रधान ने सख्ती से घूर कर सुनील की ओर देखा और फिर बोला, इससे दीना पहले एक एक करके तुम्हारे सारे नाखून उखाड़ेगा, फिर एक एक करके तुम्हारे सारे दांत उखाड़ेगा। अब अपनी पसंद बोलो, शुरुआत ये नाखूनों से करे या दांतों से? दीना एक अलमारी में से एक रस्सी निकाल लाया और फिर बड़े राक्षसी अंदाज से हंसता हुआ सुनील के सिर पर आन खड़ा हुआ। ठहरो ठहरो, सुनील व्यग्र भाव से बोला। बंदा परवर, मेरा यकीन करो, मुझे वाकई नहीं मालूम लाश कहाँ है। मैं टॉर्चर से बचने के लिए लाश की बाबत झूठ भी बोल सकता हूँ, लेकिन झूठ बोलने से तुम्हारी खलासी नहीं होने वाली। तुम जो भी कहानी पेश करोगे पहले वो चेक की जाएगी। कहानी झूठी निकलने की सूरत में तुम्हारा जो अंजाम होगा उसकी तुम कल्पना तक नहीं कर सकते। सुनील चुप रहा। थोड़ी देर के लिए मैं ये मानने को तैयार हूँ कि लाश तुमने नहीं चुराई, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि आज की तारीख में तुम्हें नहीं मालूम कि लाश कहाँ है। ओके, मुझे मालूम है लाश कहाँ है। कहाँ है? प्रधान आशापूर्ण स्वर में बोला। नहीं बताऊंगा, तुम चाहे जितना मर्जी जोर लगा लो। ठहर जा हरामजादे, मैं तुझे जोर ही दिखाता हूँ अपना। उसने दीने को इशारा किया। दीना रस्सी थामे उसकी तरफ बढ़ा। वो करीब पहुंचा तो सुनील ने उस पर छलांग लगा दी। उसके दाएं हाथ का प्रचंड घूसा दीने के थोबड़े पर पड़ा। दीना पीछे को लड़खड़ाया और दीवार से जाकर टकराया। प्रधान मेज पर लगे एक बेल पुश को बार बार दबाने लगा। सुनील ने अपनी कुर्सी उठा ली और उसे पूरी शक्ति से घुमाकर प्रधान की तरफ फेंका। प्रधान नीचे को डुबकी लगा गया। कुर्सी उसके झुके हुए सिर के ऊपर से होती हुई पिछली दीवार से जा टकराई। प्रधान कुर्सी से उठने का उपक्रम करने लगा। तब तक दीना संभल गया और अपनी जेब से रिवॉल्वर निकालने का उपक्रम करता हुआ दोबारा उस पर झपटा। सुनील ने मेज पर से टेलीफोन उठा लिया। उसने टेलीफोन की डोरी को एक झटका दिया तो उसका प्लग सॉकेट से निकल गया। उसने टेलीफोन खींचकर अपने पर झपटते दीने को मारा। टेलीफोन दीने की छाती से टकराया। उसके मुंह से यूं सिसकारी निकली जैसे गुब्बारे में से गैस निकली हो। उसने दोनों हाथों से अपनी छाती थाम ली और दोहरा हो गया। प्रधान अपनी मेज के पीछे से निकला और सुनील पर झपटा। सुनील सिर नीचे किए सीधा उसकी छाती से जा टकराया। दोनों फर्श पर ढेर हो गए। सुनील उसकी छाती पर चढ़ गया और उसके चेहरे पर दोनों हाथों से घूंसे बरसाने लगा। तभी किसी ने पीछे से उसकी खोपड़ी पर वार किया। उसकी चेतना लुप्त हो गई। तो दोस्तों, ये था लाश गायब नॉवल का 5वां पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों,
मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मज़े करिए।